हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए हम लोग आज पॉलिटी लक्ष्मीकांत का सुप्रीम कोर्ट शुरू करते हैं मात्र 15 मिनट में। और मात्र 3 पेज का नोट्स मैंने बनाया है सुप्रीम कोर्ट का, जो लक्ष्मीकांत में 24 पेजेज में दिया है, लेकिन मैंने उसको कंसाइज करके वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है जो उसके लिए प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। आइए बिना समय गवाए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू जीरो आईएएस। देखिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के 6th एडिशन में सुप्रीम कोर्ट चैप्टर नंबर 26 में दिया हुआ है। ये तकरीबन 24 पेजेज का है, ठीक है। बहुत स्क्रॉल करने के बाद आपको 20 जो है नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, जुडिशियल रिव्यू। इसको मैंने नोट्स मात्र 3 पेज में बनाया है, मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड मतलब हम लोगों को अलग अलग जुडिशरी सेंटर और स्टेट पे नहीं है, एक है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट जुडिशरी किसको बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। और सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? जितने भी हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों को इंटीग्रेटेड जुडिशरी लिए हैं। इससे पहले हम लोगों के पास प्राइवी काउंसिल होता था सुप्रीम कोर्ट के पहले, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता था, जहाँ पे सबसे उच्च लेवल पे हम लोग अपील कर पाते थे। लेकिन 28 जनवरी 1950 को हम लोगों ने प्राइवी काउंसिल को हटा के और सुप्रीम कोर्ट लेके आए। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि ये हम लोग सेंटर और स्टेट दोनों के कानून को कोई भी कोर्ट सुन सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। सेंटर का भी कानून सुन सकता है और स्टेट का भी कानून, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स को। पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मेंशन है। पार्लियामेंट को अथॉरिटी है कि इसको रेगुलेट कर ले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर्स क्या होगा। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। प्रेजेंट में 34 जज है, 34 जज है, जिसमें से 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि जजेस की संख्या को बढ़ाने का, ठीक है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट में अगर जज की संख्या बढ़ाना है तो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की संख्या बढ़ाना है तो डिपेंड करेगा पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट कानून बना के जज की संख्या को बढ़ाता है। अभी 34 जज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जज अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ और हाई कोर्ट के जज के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाकी जज को अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछेगा भी, हाई कोर्ट के जज से भी पूछेगा, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना, कंसल्ट करना, ये उसके लिए ऑब्लिगेशन, ये मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो कंसल्टेशन का मतलब है कि कंसल्टेशन पूछना, उसका क्या मतलब है? इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में 3 बार केस गया है। फर्स्ट जजेज केस 1982 में 1982, सेकंड जजेज केस 1993 और थर्ड जज केस जो है 1998 में गया है। फोर्थ जजेज केस 2014 में गया है। जो कंसल्टेशन का मतलब फर्स्ट जज में ये बोला गया कि केस में कि कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस नहीं है। कनकरेंस का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट सिर्फ पूछेगा और जो भी डिसीजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बोलेंगे वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, ऐसा बोला गया फर्स्ट जजेस केस में, ठीक है। सेकंड जजेस केस में ये बोला गया कि प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहे हैं जज को तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज से पूछ रहे हैं, तो जो भी वो डिसीजन बोलेगा, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेगा और दो जज के परमिशन के बाद, मतलब उससे कंसल्ट करके जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा, ऐसा बोला गया सेकंड जजेस केस में। देखिए, फर्स्ट जजेस केस में बाइंडिंग नहीं था डिसीजन, जो भी वो अपना सलाह दिया, लेकिन सेकंड जजेस केस में जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज मिलके, 2 लोग मिलके बोलेंगे तो वो बाइंडिंग होगा। और सेकंड जजेस केस में ही कोलेजियम का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जो जज को अपॉइंट करने का जो मेथड है कोलेजियम, वो आया कोलेजियम। और इसी में बोला गया सेकंड जजेस केस में कि सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सेकंड जजेस केस बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें कोलेजियम आया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज होगा, ये भी बोला गया। थर्ड जज केस में
सेम चीज़ को रिपीट किया गया, लेकिन इसमें वो फर्स्ट जजेज केस में क्या बोला गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 जजेज से पूछेगा, ठीक है, दो लोगों का जजेज का ग्रुप होगा, उनसे पूछेगा। इसमें बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 जजेज के ग्रुप से पूछेंगे, 4 जो सीनियर मोस्ट जजेज होगा उससे पूछेंगे, ठीक। फोर्थ जजेज केस में क्या हुआ, एक जो कोलेजियम सिस्टम था उसको हटा के पार्लियामेंट एक कानून बनाई थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हुआ था। इसके बाद क्या होता है, कोलेजियम हट के एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिल के अपॉइंट करती, जजेज को चुनती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये कानून जो है वो गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। क्वालिफिकेशन क्या है कि जो जज होना चाहिए वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, प्लस अगर वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, नहीं तो हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट डीजे होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। अगर ये तीनों चीज़ है, या तो ठीक है सिटीजन तो उसको होना ही होना पड़ेगा, अगर सिटीजन है उसके बाद उसको या तो हाई कोर्ट का जज है 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट का एडवोकेट है 10 साल के लिए, या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन कंसल्ट करके, और कंसल्ट का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया। देखिए इसको ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है, और इसका जो सैलरी होगा, ठीक है, जो इसका क्या होगा, सैलरी होगा प्रेसिडेंट जज का, जो अलाउंस होगा, वो पेंशन होगा, जो लीव प्रिविलेज, वो डिसाइड होगा पार्लियामेंट के द्वारा, बाय पार्लियामेंट। और जो भी ये सब खर्चा होगा वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्या होता है उसको जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। और जो भी खर्चा पानी चलेगा जज का, उसको पार्लियामेंट सिर्फ उस पर डिस्कस कर सकती है, उस पर वोटिंग नहीं होगा कि नहीं इतने लोग बोल रहे हैं कि बढ़ना चाहिए, इतने लोग बोलना चाहिए नहीं, सिर्फ डिस्कस होगा कि क्या इसको बढ़ाएं, क्या इसको घटाएं, क्या करें, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। और एक बार अगर जो डिसाइड हो गया तो उसको वो डिक्रीज नहीं करेगा, कांट भी डिक्रीज, जबकि सिर्फ एक ही केस में डिक्रीज होगा, उनका सैलरी वैल्यू कटेगा जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा, आर्टिकल 360 के अंदर। मंथली पेंशन कितना मिलेगा, तो जितना भी उसका वेज था लास्ट महीने में, जो भी जज का, मान लीजिए 1 लाख लास्ट रिटायर होने के पहले था तनख्वाह, तो उसका 50% मतलब 50,000 उसको क्या मिलेगा, पेंशन। टेन्योर क्या है, कितने साल तक रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, ठीक है, कि कितने साल तक रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि 65 साल तक रहेगा। कोई जज अगर मान लीजिए 55 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो कितने साल तक रहेगा बताइए, 65 साल तक रहेगा, मतलब 15 साल रहेगा। तो टेन्योर फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जरूर है कि क्या है कि 65 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 65 ईयर्स। डेजिग्नेशन किसको देगा, जो इसको अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपने मन से रिमूव नहीं करेगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन को खुद रिमूव नहीं करता है। कब वो रिमूव करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अनुसार, है ना, आपको सुबह बताया था, तो आप उस लेक्चर को फिर से देखिएगा डाउट है तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के आधार पे प्रेसिडेंट जो होगा जज को रिमूव करेगा। तो कैसे रिमूव होता है, प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करता है जज को, तो देखिए जज ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। अगर लिख देगा यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख देगा, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेज इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है। जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है कि किस तरह जज को रिमूव करने का क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या ग्राउंड है। तो देखिए ग्राउंड है 2, एम आई मतलब मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, 2 ग्राउंड है, ठीक है। और मिसबिहेवियर क्या है, इनकैपेसिटी क्या है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। रिमूवल मोशन लाया जाता है, लोकसभा में अगर लाया जाएगा तो 100 मेंबर उसमें साइन करना चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो उसको 50 मेंबर साइन करना चाहिए। एक बार रिमूवल मोशन लोकसभा राज्यसभा ले आया तो स्पीकर जिस भी हाउस में आया, अगर लोकसभा में आया तो स्पीकर, और राज्यसभा में आया तो चेयरमैन, दोनों में से कोई भी वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि ठीक है रिमूवल मोशन अगर सही है, उसको लगेगा कि हटाया जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट किया, अगर रिजेक्ट कर दिया तब तो ख़त्म, कोई बात नहीं, आगे कोई काम नहीं होगा। अगर एक्सेप्ट किया तो 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, उसमें होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक, या सुप्रीम कोर्ट का जज, दोनों में से कोई एक, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। फिर ये अगर बोल दिया कमेटी की ग्राउंड सही है हटाने का,
तब तो आगे प्रोसेस होगा, अगर नहीं है तो वहीं पे मैटर ख़त्म हो जाएगा। अगर बोला यस हटाना चाहिए तो क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउस के स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। ठीक है, अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउस से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि दो इसमें क्राइटेरिया है। पहला है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उस हाउस में और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 प्लस जितना भी उस हाउस का मेंबरशिप था, टोटल मेंबरशिप उसका 50% दोनों से पास होना चाहिए। 50% प्लस टोटल मेंबरशिप का और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अगर ये पास होता है तो फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का। अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का रिमूव नहीं हुआ है। सिर्फ एक ही बार रिमूवल मोशन लाया गया था लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया था हाउस में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है ना, उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट खाली है या छुट्टी पे है या भूख या उनको बीमार हैं वो, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा सीनियर मोस्ट उसी को प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम नहीं होता है, कोरम मतलब कोई भी कोर्ट को केस को सुनने के लिए कुछ रिक्वायर्ड मेंबर चाहिए, मान लीजिए उतना नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बना सकता है। एडहॉक माने टेम्पररी, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके लिए उसको प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट चाहिए, पहले उसको परमिशन लेना पड़ेगा और जिस हाई कोर्ट का जज को बना रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो है कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडहॉक जज के लिए प्रोविज़न है। कौन कर रहा है इसको, चुन कौन रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना रहा है, प्रेसिडेंट, ये याद रखना है। उसी तरह जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाता है। ठीक है, लेकिन परमिशन किसका लेना पड़ेगा, उस आदमी का, और प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। तो देखिए दो चीज़ जो है, एक है एडहॉक जज और एक है रिटायर्ड जज, उसको जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है दोनों को बनाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनाता है, लेकिन जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको बनाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, अभी दिल्ली में है, लेकिन अगर उसको कहीं और बनाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है दूसरी जगह। मान लीजिए पटना में सुप्रीम कोर्ट बनाना है तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। देखिए कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसमें उसको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का अप्रूवल के बाद। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होता है या आर्टिकल 143 उसमें प्रेसिडेंट पूछ सकता है। आर्टिकल 143 में कोई भी केस को प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। उसके लिए 5 जजेज का बेंच बनाया जाना चाहिए। कितने जजेज बेंच, 5 जजेज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को डील करने के लिए, या प्रेसिडेंट अगर आर्टिकल 143 के अंदर कोई सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से तो 5 जजेज का बेंच, मिनिमम 5 जज का उसमें होना चाहिए बेंच में। और बाकी चीज़ों के लिए सिंगल जज का भी हो सकता है या डिवीज़न बेंच भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है। फेडरल कोर्ट मतलब ये सेंटर का भी कानून को सुनता है और स्टेट के भी कानून को सुनता है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। ये सबसे उच्च लेवल पे अपील यहीं पे कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट का गारंटर है और कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है। जज का जो कंडक्ट होता है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, जज ने कैसा काम, मान लीजिए कोई जज हॉल में ये कोर्ट में मूवी देख रहा है या उसका कुछ और भी कर रहा है, कोई भी उसका काम को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही समय में डिस्कस कर सकते हैं जब हम उसको इम्पीच करेंगे। जो इम्पीचमेंट मोशन था, रिमूवल मोशन, उसी को इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं। तो उसको जब इम्पीच करेंगे तो उसी समय हम उसका जो है डिस्कस कर सकते हैं कंडक्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है रिटायर होने के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब वो किसी दूसरे कोर्ट में जाके वकालत नहीं कर सकता, ये उस पर बैन है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट का पावर है, मतलब कोई उसका कोर्ट को निंदा करता है तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 के अंदर जो है, आर्टिकल 215 के अंदर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर है। सुप्रीम कोर्ट को ये फ्रीडम है कि वो जो है स्टाफ को अपॉइंट करने का, इसीलिए
जो सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकलती है, हाई कोर्ट में वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट नहीं निकालती है। कौन निकालता है? कोर्ट निकालता है स्टाफ को अपॉइंट करने का। पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल इट्स पावर। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी पावर हो उसको डिक्रीज करे। पार्लियामेंट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा। दूसरे पेज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जिस तरह से ब्रिटेन का अपर हाउस है। याद रखिएगा, ब्रिटेन में अपर हाउस हाउस ऑफ अपील है, वहाँ का कोर्ट का पावर उतना नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पावर है इंडिया में, उस तरह का वहाँ का ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है। वो पावर किसको दे दिया गया है? वहाँ के अपर हाउस को। ठीक है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? अब हम लोग जुरिस्डिक्शन देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि जो भी फेडरल डिस्प्यूट्स होता है, फेडरल डिस्प्यूट मतलब सेंटर और स्टेट का कोई अगर डिस्प्यूट है, या तो एक तरफ सेंटर हो, दूसरी तरफ राज्य हो, या दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो, या एक सेंटर हो प्लस राज्य और दूसरी तरफ राज्य हो, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ सुन सकता है। ओरिजिनल मतलब बिना हम किसी कहीं अपील किए हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। दूसरा एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, हाई कोर्ट डिस्प्यूट को नहीं सुन पा सकता है। कौन सा डिस्प्यूट को? फेडरल डिस्प्यूट, जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि क्या क्या फेडरल डिस्प्यूट या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। पहला, पॉलिटिकल नेचर का अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर संविधान के पहले से कोई ट्रीटी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेके कोई डिस्प्यूट है तो वो नहीं होगा। अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो वो भी आपका जो है नहीं आएगा फेडरल डिस्प्यूट्स में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। अगर फिनांस कमीशन का कोई डिस्प्यूट्स है वो भी नहीं आएगा। अगर कॉमर्शियल नेचर कोई व्यापार से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड है वो भी नहीं आएगा। रिकवरी और डैमेज का भी डिस्प्यूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। अगर कोई एक्सपेंस है, कोई पेंशन है, उसको अगर एडजस्टमेंट करना वो भी नहीं आएगा। अगर प्राइवेट, और इसमें ये भी और एक रिस्ट्रिक्शन है कि फेडरल डिस्प्यूट्स में सिर्फ सेंटर और स्टेट ही कोर्ट के पास जा सकता है। कोई प्राइवेट आदमी इस फेडरल डिस्प्यूट्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा निकलो यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, सिर्फ सेंटर और स्टेट लेके जाएगा तभी होगा। दूसरा जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का रिट पावर। रिट होते हैं टोटल 5। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्वा वारंटो, सर्सियोरिटी और प्रोहिबिशन। ये हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32 में। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, ओरिजिनल मतलब बिना अपील के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुनेगा। कौन? हाई कोर्ट भी सुन सकता है अंडर आर्टिकल 226। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेकर रिट इशू करता है, और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और भी मैटर को लेकर रिट इशू कर सकता है। ये याद रखिएगा आप। तो इसका मतलब हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और भी पर्पस के लिए कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट को वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन है, उसका रिट जुरिस्डिक्शन का दायरा बड़ा है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को और भी मैटर के लिए, अभी तो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर रहा है, बाकी मैटर के लिए भी रिट इशू करने का पावर कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट दे सकता है, याद रखिएगा। अगला जुरिस्डिक्शन है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट मतलब अपील करने का। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ मैटर है, फंडामेंटल राइट को या डीपीएसपी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसको रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट मैटर से जाता है तो उसमें हाई कोर्ट के पास, तो हम लोग हाई कोर्ट के डिसीजन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये बोल दे कि ये मैटर अब मेरे से नहीं सुन सकते, अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता है, तब हम लोग उस केस को लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल केस को लेके हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को लेके एपीलेट जुरिस्डिक्शन। अगला है सिविल मैटर। सिविल मैटर मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट्स हो, रेवेन्यू से रिलेटेड जो सिविल मैटर हो, उसमें भी हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं जब हाई कोर्ट ये बोल दे कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। पहले ये था कि 20,000 रुपये से अगर ऊपर का डिस्प्यूट है तभी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अपील कर सकते थे, लेकिन वो जो 20,000 का लिमिट है अब हम ख़त्म कर दिया गया है। अगला जो क्रिमिनल मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जब हाई कोर्ट क्या करे, कोई आदमी छूटने वाला था, ठीक है, लेकिन कोई कैदी है वो छूटने वाला था, लेकिन
उसको हाई कोर्ट ने 10 साल का जेल या लाइफ पूरे जीवन के लिए कारावास दे दिया या मृत्यु दे दिया, तब उसके डिसीजन के विरुद्ध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब छूटने वाला था, लेकिन हाई कोर्ट ने छोड़ने के बजाय क्या किया, उसको जेल दे दिया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, उसको जीवन भर कारावास दे दिया, उम्र कैद दे दिया, तब जा सकते हैं। या सुप्रीम कोर्ट और क्या करेगा, लोअर जुडिशियरी से, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, एक मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के इस मैटर को। दूसरा मैटर अगर हाई कोर्ट क्या करे, लोअर जुडिशियरी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या उसके नीचे का केस, उस केस को वहाँ से ले लिया लोअर जुडिशियरी से, और हाई कोर्ट उस पर खुद फैसला दे दिया, और उस आदमी को 10 साल से ऊपर का सज़ा या 10 साल का सज़ा, मृत्यु दंड या उम्र कैद दे दिया, तो भी उस मैटर में वो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है हाई कोर्ट डिसीजन के अगेंस्ट में। मतलब किसी भी केस में, या तो हाई कोर्ट खुद उसको सज़ा वजह दे दिया, ठीक है, छोड़ने के बजाय, या दूसरे केस को अपने पास लेके फिर हाई कोर्ट सज़ा दे दिया उस आदमी को, तो वो आदमी सुप्रीम कोर्ट जा के अपील कर सकता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो जो 1 और 2 केस है जिसमें आदमी छोड़ना था लेकिन उसको सज़ा दे दिया, या फिर लोअर जुडिशरी से लेके हाई कोर्ट ने सज़ा दे दिया, उस केस में उस आदमी को अधिकार है जाने का। लेकिन अगर हाई कोर्ट जो है किसी आदमी को जो कन्विक्ट था, जो दोषी था, तो दोषी को ख़त्म कर दिया और उसको अगर छोड़ दिया है, ठीक है, दोष को ख़त्म करके अगर छोड़ दिया है, तो उस केस में हम अपील नहीं कर सकते। बात समझ में आया आपको? अगर छोड़ने के बजाय मृत्यु दंड दे दिया तब जा सकते हो, लेकिन अगर केस को सज़ा सुनाने के बजाय उसको छोड़ दिया तब नहीं जा सकते, ये अधिकार आपका नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अगला है, अपील कर सकते हैं हम स्पेशल लीव लेके पिटीशन, उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। ये सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तब आपको स्पेशल लीव पिटीशन के तहत आपको अपील को सुन सकता है। इसके पास वो फाइनल पावर भी है और इंटरलोक्यूटरी। फाइनल मतलब वो डिसीजन पे वो फाइनल सज़ा दे सकता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, मान लो फाइनल फैसला हो तो, या अगर फैसला भी सुनाया नहीं गया है हाई कोर्ट के द्वारा या लोअर जुडिशरी के द्वारा, फिर भी उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव पिटीशन के तहत केस को सुन सकता है, ठीक। लेकिन कुछ में रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ की स्पेशल लीव पिटीशन नहीं लगेगा। एक ये है कि अगर वो मिलिट्री कोर्ट का फैसला हो, बस इतना ध्यान देना है। ये जो स्पेशल लीव पिटीशन का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत वाइड है और इसमें प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। इसके तहत प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस को ले सकता है, ठीक है। तो जो एडवाइस 2 केसेस में दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का कुछ इशू, कोई लोकहित का कोई मुद्दा है, और दूसरा प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, संविधान बनने से पहले कोई अगर ट्रीटी हुआ है तो उसका, अगर वो लोकहित का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर प्रेसिडेंट बोले, अगर कुछ पूछे तो उसे मना भी कर सकता है और दे भी सकता है। लेकिन अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को मस्ट गिव, सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, उस पर क्या है, मैंडेटरी है, ये ध्यान देना है आपको। और चूँकि ये एडवाइस है, प्रेसिडेंट को कौन दे रहा है एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट, तो ये एडवाइस हमें कभी भी बाइंडिंग नहीं होता। तो ये जो कोई भी एडवाइस हो, चाहे 1 के केस में, इसमें या इसमें, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पे, ठीक है। अब देखिए कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है, तो इसका 2 मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का 2 पावर होता है। पहला ये कि इसका जो डिसीजन होता है वो लीगल प्रेसिडेंट और रेफरेंस के काम में आता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला लिया गया, बाकी कोर्ट उसको जो है एक लीगल रेफरेंस लेके उसको सुनाते हैं। मान लीजिए कुछ केस पे डिसीजन दिया मर्डर को लेके, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट बोला, बाकी केस उसको रेफरेंस लेके उसी जैसा अगर कुछ मैटर आया तो वही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसी के अंडर आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। इसमें सुप्रीम कोर्ट को पनिश करने का पावर है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक सिविल और एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब अगर कोर्ट की गरिमा को गिराया जाता है या कोर्ट को काम करने से रोकते हैं, गरिमा को गिराएंगे, गाली वाली दे देंगे या कुछ बोल देंगे या काम करने से रोकेंगे, तो वो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा। लेकिन अगर उसके कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको अगर नहीं मान रहे हैं तो सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, ठीक। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने, उसको कोई अगर भला बुरा बोले या उसके डिसीजन को माने तो अब तो कंटेम्प्ट ऑफ पावर यूज कर ही सकता है। लेकिन बाकी इंडिया में कोई भी कोर्ट हो, अगर उसको कोई
आदमी कुछ बोल रहा है या उसके डिसीजन को नहीं मान रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर को यूज कर सकता है। ये ध्यान देना आपको। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी डिसीजन को, कोई भी कोर्ट को, कोई भी कोर्ट के फैसले को, कोई भी पार्लियामेंट्री कानून को, अगर पार्लियामेंट का कानून या कोई भी का कानून फंडामेंटल राइट या संविधान के अगर अगेंस्ट होगा तो उसको दोबारा से रिव्यू कर सकता है, और अगर वो उसको वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को या संविधान को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगा ये कानून क्या है, गलत है। ये अल्ट्रा वायर से अगर वायलेट कोई कानून करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, ठीक। और ये बहुत सारे डॉक्ट्राइन को यूज करता है, जैसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ पीस एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन्स ऑफ सब्सिडियरिटी, तो बहुत सारे डॉक्ट्राइंस है जिससे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है अल्टरनेट ईयर्स में या कभी भी, तो हम उसको बताएंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें 10-12 डॉक्ट्राइंस को हम पढ़ेंगे, ठीक। और भी सुप्रीम कोर्ट का पावर है, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर डिस्प्यूट्स होता है तो सुप्रीम कोर्ट का पावर जो फाइनल है, मतलब जो बोल देगा पत्थर की लकीर, ओरिजिनल है। ओरिजिनल मतलब बिना अपील के आप वो सुनेगा केस, उसकी जिम्मेदारी है। और एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, कब, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट होता है। तो उसी तरह प्रेसिडेंट का और भी पावर है, अगर यूपीएससी के मेंबर को हटाना है तो उसका ग्राउंड है मिसबिहेवियर भी ग्राउंड है, तो मिसबिहेवियर है या नहीं है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट पूछता है किससे, आपका सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देता है, सुप्रीम कोर्ट्स का जो भी एडवाइस देता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक, किस पे, प्रेसिडेंट पे। इसका जो डिसीजन होता है वो सभी कोर्ट्स में बाइंडिंग होता है, ठीक है, कोई कोर्ट नहीं है उसको डिसीजन को फॉलो करता है पत्थर की लकीर के रूप में। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि जितने भी कोर्ट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का, कैसा कंट्रोल, तो जुडिशियल सुपरिटेंडेंस करने का, ठीक। लास्ट पे और जितने भी ट्राइब्यूनल हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का पावर है, ठीक। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोई भी हाई कोर्ट का अगर केस है तो उसको अपने में ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने सुन सकता है, या मान लो पटना हाई कोर्ट है और दूसरा रांची हाई कोर्ट है, कोई मैटर एक्स अगर पटना हाई कोर्ट में है तो उसको उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है रांची हाई कोर्ट में, ये भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। या पटना हाई कोर्ट में कोई मैटर है तो उसको अपने केस में ट्रांसफ़र कर सकता है अपने पास, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को पावर है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी होता है, मतलब अपने डिसीजन को बार बार वो रिव्यू करता है। जिस तरह जैसे एग्जांपल दिया था मैंने, प्रियम्बल जो है गोलकनाथ केस में बोला गया था कि पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन केशवनाथ भारती केस में क्या बोल दिया गया, पार्ट। तो जब मैटर आया कि पार्ट है या नहीं है तो दोबारा से अपने को डिसीजन को वो रिव्यू करता है, करेक्ट करता है, इसलिए वो सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है। इसका जो जुरिस्डिक्शन और जो पावर है वो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बढ़ा सकता है। यूनियन लिस्ट आपको पता है 3 टाइप का लिस्ट होता है, यूनियन, कनकरेंट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर है उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बढ़ाएगा, लेकिन बाकी अदर मैटर में पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो याद रखिएगा जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट भी इंक्रीज कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर। अगर यूनियन लिस्ट है तो सेंटर, पार्लियामेंट, और स्टेट है लिस्ट है या कंकरेंट है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों। आप देख रहे हैं जीरो IAS, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होते हैं अलग अलग टाइप का, एक होता है सीनियर एडवोकेट, देखिए यहाँ पे कटा हुआ है, थोड़ा कट गया, सीनियर लिखा हुआ है, सीनियर एडवोकेट। तो देखिए इसको कौन बोलता है कि सीनियर एडवोकेट है या नहीं, तो कौन बोलता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो होते हैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो क्या करेंगे, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है जिसको जूनियर एडवोकेट कहते हैं, उसके बिना अपीयर नहीं कर सकता। मतलब जब भी वो कोर्ट में घुसेगा सीनियर एडवोकेट तो उसके साथ जूनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जरूर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही जूनियर एडवोकेट बोलते हैं। ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है अकेले जा सकता है, कोई भी मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, खुद से अपीयर हो सकता है। सीनियर एडवोकेट हमेशा इसके साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीनियर है ना तो एक साथ चाहिए। अदर एडवोकेट का होता है जो सीनियर एडवोकेट भी नहीं है और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन उसका नाम जो है, जो स्टेट बार काउंसिल का जो रोल होता है, जो कोर्ट एक्ट के अंदर है, उसका में उसका नाम होता है, प्लस वो कोई डॉक्यूमेंट और मैटर कोर्ट के
पास नहीं लेके जा सकता है, उसको या तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, खुद नहीं फाइल कर सकता है कोई भी केस, ठीक है। लास्ट देखते हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब जो फेडरल डिस्प्यूट्स है, सिर्फ फेडरल केसेस को लेके ही जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में फेडरल केसेस प्लस नेवल केसेस, वहाँ का जो नेवी है उसको भी लेके, पानी को लेके, वाटर को लेके डिस्प्यूट होता है तो जा सकते हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को अपेलेट पावर है कि अपील करने का हम लोग जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन केस में जा सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया, सिविल में जब भी जा सकते हैं, क्रिमिनल में भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव पिटीशन है, ऊपर पढ़े हम लोग, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल पावर है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन वहाँ पे वाइड है, याद रखिएगा, बहुत एक्सपैंड है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो जो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइस देता है, लेकिन अमेरिका के कोर्ट में नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो पावर इंक्रीज कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कर सकता है, लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, जो भी पावर दिया है, बस वही होगा। वहाँ का जो संसद होगा, सेनेट जो बोलते हैं या कांग्रेस बोलते हैं, वो नहीं इंक्रीज कर सकता। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट राइट को प्रोटेक्ट करता है सिटीजन का, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये आपको बताएंगे फंडामेंटल राइट, जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है, मतलब कानून कैसे बना है वो देखता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कानून सही तरीके से बना है तो उसको आधार बना के इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अपना जो है कोई भी केस को देखता है। लेकिन जब मेनका गांधी केस हुआ तो हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ देखते हैं कि कानून प्रोसेस सही तरीके से बना है या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कानून सही तरीके से बना है कि नहीं, मतलब प्रोसीजर सही है कि नहीं। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने क्या किया, प्रेसिडेंट अगर एसेंट रही है तो कानून सही है। ये किस में देखते हैं? इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मेनका गांधी केस से पहले देखते थे। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, सिर्फ हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या था, बल्कि प्रोसेस भी देखते हैं कि कानून किस लिए लाया गया था, क्या सही ग्राउंड पे लाया गया था कि नहीं। उसका हम लोग पूरा प्रिंसिपल के अलावा उसका हम लोग इंटेंट, जो इंटेंट भी देखते हैं कि किस लिए लाया गया था, क्या इससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या। इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ देख रहे हैं, इसीलिए जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर क्या है, वाइड है। उसके बाद इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बाकी कोर्ट पे कंट्रोल और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस का है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। क्यों नहीं है? कि अमेरिका में जो है ट्रू फेडरलिज्म है, वहाँ पे डबल या सेपरेट जुडिशियल सिस्टम है। वहाँ पे स्टेट के लिए अलग कोर्ट है, सेंटर के लिए अलग कोर्ट है। लेकिन चूँकि इंडिया में एक ही कोर्ट है, सबसे टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए बाकी कोर्ट पे वो जुडिशियल जो है सुपरिटेंडेंस करता है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोगों ने इस सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर को मात्र आधे घंटे में 3 पेजेज में कर लिया। चूँकि एक्सप्लेन करने में इसमें टाइम लगा, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो गया। अब थोड़ा हम आपको लक्ष्मीकांत में दिखाते हैं कि ये जो है कितना वहाँ पे एक्सपेंड करके दिया हुआ था। ठीक है, और आप लोगों ने कितना आसानी से जो है इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक, तो देखिए यहाँ से सुप्रीम कोर्ट चालू है, यहाँ से देखिए, आप देखते जाइए कितना लंबा है ये, देखते जाइए। देखिए सब चीज़ आपको पढ़ाया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है, सब चीज़ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक है आपका। ठीक है, मात्र आपको 3 पेज में पढ़ाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो भी पढ़ा रहा हूँ वो एकदम कंसाइज पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को गए टारगेट लेके पढ़ा रहा हूँ। आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे इसको फॉलो कीजिए। अभी प्रीलिम्स होने में बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग आराम से बहुत सॉलिड तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। जीरो IAS को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और डेली इसको व्यू करें। मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं, पॉलिटी पे तकरीबन 6-7 वीडियो आ गया है, और इकनॉमी पे भी 2 आ गया है। धीरे धीरे करके और होगा, और हम लोग का टारगेट है कि 5 अप्रैल तक आपका सिलेबस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे। इसलिए ये आप ही का चैनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें पूरी कॉन्फिडेंट और हिम्मत के साथ, और पूरे खुश होकर
यूपीएससी की तैयारी करें, आप सफल ज़रूर होंगे।